असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो बयानात हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब के बयानात में उनकी हताशा बोल रही है। हम अगर कोई भी व्यक्ति जब किसी काम को बिगाड़ना चाहता है और वो काम उससे नहीं बिगड़ रहा होता है तो वो अपना आपा खो देता है। असदुद्दीन ओवैसी के बयानात भी इसी बात को उजागर करते हैं। मोदी हमेशा प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, फिर आपको बचाने कौन आएगा? तो बचाने किससे? असदुद्दीन ओवैसी क्लैरिफाई करें, स्पष्ट करें कि किससे बचाने कौन आएगा। ये किस मानसिकता को दर्शा रहे हैं आप? और इस तरह के ओछे, बेवकूफ़ी से भरे, इस तरह के नफरत से भरे बयान देकर के आप खुद को सेक्युलर नेता कहते हैं तो मुझे शर्म आती है। क्योंकि यदि आप सेक्युलर खुद को कहते हैं, हमने तुम्हारे बहुत जुल्म सह लिए, क्या किसका जुल्म सहा? पुलिस ने क्या अत्याचार किया? और ये तमाम षड्यंत्र, तमाम खेल, तमाम जो हालात आप बनाने की कोशिश करते हैं, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि आप किसी तरह से अपनी राजनीतिक सीट और अपने भाई की राजनीतिक सीट बचा लें, मुसलमानों का चाहे जितना नुकसान हो जाए। कहीं पर किसी भी तरह से मुसलमान मजबूत ना हो, बल्कि मुसलमान इनके गुलाम बन के रहें, मुसलमान इनके जो है वो धोखों में आते रहें, इनके बहकावों में आते रहें। ये ऐसे बयानात बनाते हैं। हम और कितना इस्तेमाल होंगे ऐसे तथाकथित सेक्युलर नेताओं से कि जो अपनी जो है वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन मुसलमानों को नफरत में मुब्तला करना चाहते हैं। जिनके खुद के बच्चे तो लंदन में और अमेरिका में और बेहतरीन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो गरीब मुसलमान के बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी इस बात को ध्यान रखें। असदुद्दीन ओवैसी इस बात को जो है अपने मन में, अपने दिल में बैठा लें और ये जान लें कि असदुद्दीन ओवैसी के कितने भी षड्यंत्र हो जाएं, कितनी भी तरीक़े, कितने भी एक्सपेरिमेंट, कितने भी यूं कहें कि षड्यंत्र करके देख लें, लेकिन नफ़रत की राजनीति जो है वो अब देश में पनपने वाली नहीं है। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं आमिर शम्सी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और जिस तरीके से यूपी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए जिस तरीके से रैलियां हो रही हैं, अब उसमें विवादित बयानों का दौर चल पड़ा है और अब इसमें कूद गए हैं हैदराबाद से आए हुए ओवैसी, जिन्होंने इतनी बड़ी धमकी हिंदुओं को दी है कि उन्होंने कहा है कि योगी और मोदी हमेशा वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले। जब योगी मठ में चले जाएंगे अपने और मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे, तब आपको कौन बचाएगा, ये हम देखते हैं। सर, आपका इस बयान पे क्या कहना? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो बयानात हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब के बयानात में उनकी हताशा बोल रही है। हम अगर कोई भी व्यक्ति जब किसी काम को बिगाड़ना चाहता है और वो काम उससे नहीं बिगड़ रहा होता है तो वो अपना आपा खो देता है। फिर वो चाहता है किसी भी सूरत से उसको बिगाड़ दो। कोई कागज़ है तो उसको फाड़ दो, कोई कपड़ा है तो उसको नष्ट कर दो, कोई दीवार है तो उसको तोड़ डालो, एकदम ख़त्म कर दो। इस तरह के विचार, इस तरह के अमल जो है वो व्यक्ति अपनाता है। असदुद्दीन ओवैसी के बयानात भी इसी बात को उजागर करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब के बयानात भी बार बार इसी बात को दर्शाने की कोशिश करते हैं, इसी विचारधारा को दर्शाने की कोशिश करते हैं। जिस बयान की आप बात कर रहे हैं, कल मैं इस बयान को सुन रहा था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उन्होंने पुलिस से शुरुआत की, लेकिन उनका इशारा एक वर्ग विशेष की तरफ था। उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो अपने मठ में चले जाएंगे, फिर तुम्हें बचाने कौन आएगा? फिर आप ये कह रहे हो कि मोदी हमेशा प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, फिर आपको बचाने कौन आएगा? तो बचाने किससे? असदुद्दीन ओवैसी क्लैरिफाई करें, स्पष्ट करें कि किससे बचाने कौन आएगा। यदि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जो है वो, हालांकि ये तो उनकी खाम ख्याली छोड़ दें, अभी बहुत समय है, बहुत साल हैं, अभी उत्तर प्रदेश से योगी जी कहीं नहीं जाने वाले। योगी जी उत्तर प्रदेश में की जनता के मन में बस चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी पे संपूर्ण रूप से विश्वास दिखा रही है, संपूर्ण रूप से विश्वास करती है। प्रदेश की जनता योगी जी को कहीं नहीं जाने देगी। इंशाअल्लाह योगी जी दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन अब जब तुम्हारे सब बात पर आते हैं, तुम्हारे बयान पर आते हैं, तो तुम ये स्पष्ट करो ओवैसी साहब कि किससे बचाने कौन आएगा। ये किस मानसिकता को दर्शा रहे हैं आप? ये किस ओर इशारा कर रहे हैं आप? ये क्या माहौल हमारे देश का बनाना चाहते हैं आप? और क्या है इसके पीछे का षड्यंत्र? कभी आपके भाई कह देते हैं कि हम 15 करोड़ हैं, तुम 15 मिनट को पुलिस हटा लो तो हम तुम्हें बताएं, तो वो 15 करोड़ पुलिस हटाने के बाद किस पर हमला करेंगे? देश के बहुसंख्यकों पर।
और इस तरह के ओछे बेवकूफ़ी से भरे, इस तरह के नफरत से भरे बयान देकर के आप खुद को सेक्युलर नेता कहते हैं, तो मुझे शर्म आती है। क्योंकि यदि आप सेक्युलर खुद को कहते हैं तो मैं इसमें सेक्युलरिज्म को एक गाली समझूंगा आपकी। आप सेक्युलरिज्म को गाली दे रहे हैं, आप अपने आप को सेक्युलर कह के सेक्युलरिज्म को गाली दे रहे हैं। ओवैसी साहब ये कहते हैं कि वो हमेशा मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, फिर आपको बचाने कौन आएगा। अभी जो है वो हम उसी बयान में था कि हमने तुम्हारे बहुत जुल्म सह लिए। क्या, किसका जुल्म सहा? पुलिस ने क्या अत्याचार किया? आप एक वर्ग विशेष को, एक धर्म विशेष को, अपने समर्थकों को ये संदेश देना चाहते हो कि अपने मन में कट्टरवादी विचारधारा को जागरूक करो, अपने मन में नफरत की विचारधारा को, नफरत की कॉन्स्पिरेसी को, नफरत के एजेंडे को जगा दो, अपने मन के अंदर नफरत के कांटे जो है वो उगा लो। आप ये संदेश देना चाहते हैं। इसलिए ये संदेश देना चाहते हैं क्योंकि जब नफरतें बढ़ जाएंगी तो जाहिर है कि फिर जहालत भी बढ़ जाएगी, और जब जहालत बढ़ जाएगी तो आपका वोट बैंक तो मजबूत रहेगा, लेकिन मुसलमानों की बुनियादें टूट जाएंगी, मुसलमानों की बुनियादों को नुकसान पहुंचेगा, मुसलमानों की नींव चकनाचूर हो जाएगी। और ये तमाम षड्यंत्र, तमाम खेल, तमाम जो हालात आप बनाने की कोशिश करते हैं, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि आप किसी तरह से अपनी राजनीतिक सीट और अपने भाई की राजनीतिक सीट बचा लें, मुसलमानों का चाहे जितना नुकसान हो जाए। सर, जिस चुनावी मंच से इन्होंने प्रधानमंत्री और हिंदुओं को उन्होंने वो धमकाया था, उसी चुनावी रैली में जिस तरीके से यूपी की पुलिस वहाँ पर सुरक्षा कर रही थी, उन्हीं को धमकाते हुए उन्होंने कहा कि आप याद रखना, आपने जिस तरीके से हम पे जुल्म ढाए हैं, हम ये पूरे याद रखेंगे, और अल्लाह आपको, हम समय की ताहीर से हम चुप हैं, लेकिन जब हमारा शासन आएगा, वो आने वाले समय को याद कर रहे थे, तब हम याद रखेंगे कि आपने हम पर किस तरीके से जुल्म ढाए थे। ये किस ओर संकेत है? सबसे बड़ी बात ये देखिए, ओवैसी साहब जो है वो गैर इस्लामिक बातें करते हैं, उनके गैर इस्लामिक बयानात होते हैं। इस्लाम बदले की भावना को हरगिज़ भी एक्सेप्ट नहीं करता, ना बदले की भावना के लिए इस्लाम कभी भी प्रोत्साहित करता है, ना बदले की भावना से काम करने का कोई भी आदेश कभी इस्लाम देता है। एक बात। दूसरी चीज़ ये कि ओवैसी साहब जिस पुलिस को धमकी दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा ही वही उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही थी जब वो उत्तर प्रदेश में आए थे। जब वो यहाँ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आए थे तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी पुलिस पर थी। तो सरकारी तंत्र को, सरकारी महकमों को, सरकारी नौकरों को इस तरह से बुरा भला, इस तरह से अपमानित करना, मैं समझता हूं कि उनकी मानसिकता को उजागर करता है कि कितना कीना उनके मन में, उनके जहन में भरा हुआ है हमारे देश के बहुसंख्यकों के लिए। देखिए, इसमें कोई कहने की बहुत कोई छुपाने वाली बात नहीं है। आंखें मूंद लेने से अंधेरा नहीं हो जाता। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए हिंदू और मुस्लिम डिवीज़न की पॉलिसी पे काम करते हैं। मुसलमानों के न तो कभी विकास की बात की है, ना कभी विकास के बारे में सोचा है, ना कभी मुसलमानों के सशक्तिकरण के लिए विचार किया है, ना कभी ये चाहा है कि मुसलमान जो है वो मजबूत हो जाए, मुसलमान इकोनॉमिकली मजबूत हो जाए, मुसलमान एजुकेशन की फील्ड में मजबूत हो जाए, मुसलमान नौकरियों में, कहीं पर किसी भी तरह से मुसलमान मजबूत ना हो, बल्कि मुसलमान इनके गुलाम बन के रहे, मुसलमान इनके जो है वो धोखों में आते रहे, इनके बहकावों में आते रहे। ये ऐसे बयानात बनाते हैं। खुद तो ये 1.5 2-2 करोड़ की गाड़ियों में चलते हैं, आलिशान महलों में रहते हैं, लेकिन जिन मुसलमानों को बहका करके, नफरत की आग में झोंक करके दंगे कराने की कोशिशें करते हैं ऐसे नेता, वो ये नहीं जानते कि सबसे ज़्यादा नुकसान यदि दंगों में किसी का होता है तो गरीब मुसलमानों का होता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके से ऐसे भड़काऊ बयान देकर, जहां पर बहुसंख्यक हिंदू हैं, उन्हीं के खिलाफ ऐसे बयान देकर दो समुदायों के बीच में दंगा कराने की साजिश है, जिस पर यहाँ की कानून व्यवस्था, जो पिछले 5 साल से योगी आदित्यनाथ ने अपनी कमर कस रखी है कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए, क्या ये चुनाव के माहौल में इस तरीके से दोनों समुदायों को उकसाने की बात नहीं है? और इसके बाद अब सोशल मीडिया पर उनको अरेस्ट करने की मुहिम चल गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि हमारे देश में, हमारे देश का संविधान जो होता है वो आपसी सौहार्द की हिदायत देता है। संविधान जो है हमेशा, संविधान को जो है वो आपसी देशवासियों में मोहब्बत के लिए हिदायत देता है। मोहब्बत के लिए जो है वो जितने भी हम संविधान के आर्टिकल उठा करके भेजे तो उसमें झगड़ों को ख़त्म करने की बात की गई। तो ये गैर संवैधानिक बात होती है कि अगर हम किसी भी तरह से झगड़ों को फैलाने की बात करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये दिखा दिया कि अच्छा शासन कैसे चलता है, बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर कैसे होता है,
कैसे जो है वो उत्तर प्रदेश का विकास होता है, कैसे विकास की गंगा बहती है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखा दिया। 4.5 साल में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। इसका क्रेडिट यदि किसी को जाता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। यही चीज़ें हैं जो ऐसे तथाकथित सेक्युलर लोगों के सीनों पर सांप लौटते हैं। हम कहीं दूर ना जाएं, हम लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राजधानी में बैठे हैं। 2017 से पहले हर साल मुहर्रम हो या रमज़ान हो, उत्तर प्रदेश की सरकार को यहाँ पर पुलिस बल बढ़ाना पड़ता था कि झगड़े की आशंका है, झगड़ा हो सकता है, किसी दंगा हो जाएगा। आंकड़े लगाए जाते थे कि इस बार शिया सुन्नी दंगा हो जाएगा, इस बार हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाएगा, इस बार फलाना जाति ढमकाना जाति दंगा हो जाएगा। तो ऐसा माहौल बना करके रखा था क्योंकि सरकारें यही चाहती थीं, लड़ाओ, फूट डालो और राज करो। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, एक भी सांप्रदायिक दंगा ना होना इस बात का प्रमाण है कि बेहतरीन शासन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की तरफ से चलाया जा रहा है। यही कारण है, यही चीज़ें हैं जो इन लोगों को और हताश करती हैं कि भाई विकास तो उन्होंने करके दिखाया ही दिखाया, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करना जो हमारे हाथ में था, उस ओवैसी और तथाकथित सेक्युलर लोगों के हाथ में था, वो भी योगी आदित्यनाथ जी ने ख़त्म कर दिया। तो अब हम लॉ एंड ऑर्डर भी ख़राब नहीं कर सकते, तो हम कैसे नफ़रतें बनाएं? अच्छा, नफ़रत भी नहीं फैला पा रहे क्योंकि जो अब मेजॉरिटी में लोग जो हैं वो राष्ट्रवादी होते चले जा रहे हैं। लोग राष्ट्रवादी विचारधाराओं पर बढ़ रहे हैं, राष्ट्रवादी विचारधाराओं में लोग जो है वो अपने कदम बढ़ा रहे हैं, राष्ट्रहित में बात कर रहे हैं। तो अब हम क्या करें? युवा जो है वो मुस्लिम युवा राष्ट्रवादी होता जा रहा है, तो क्या करें? तो इन्हीं ने टारगेट ही ये किया कि जो मुस्लिम युवा हैं, जो मुसलमानों में यंगस्टर्स हैं, जो कम उम्र के नौजवान लड़के हैं, उनको जो है वो उनके मन में कट्टरवादी विचारधारा जगाओ। तो जब उनके मन में कट्टरवादी विचारधारा जाग जाएगी, जब उनके मन में आपसी नफ़रतें जाग जाएंगी, भाइयों में, हिंदू और मुसलमानों में नफ़रतें जो है मन में जाग जाएंगी, तो जाहिर है कि वो युवा के जब मन में होगी तो लंबे समय तक वो नफ़रत ज़िंदा रहेगी, और जब तक वो ज़िंदा रहेगी तब तक इनको राजनीतिक लाभ मिलता रहेगा, राजनीतिक रोटियां इनकी चलती रहेंगी, राजनीतिक कारोबार इनके चलते रहेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों में मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये देख रहा है और देखना भी चाहिए। जो भी लोग, जितने भी मुस्लिम भाई हमारे इस बात को सुनेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से, मैं उनसे भी ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक वक्त आता है कि जब बिल्कुल तमाम हदें ख़त्म हो जाती हैं। वो हदें हम पार कर चुके, बेवकूफ़ बनने की वो हदें हम पार कर चुके। हम और कितना इस्तेमाल होंगे ऐसे तथाकथित सेक्युलर नेताओं से कि जो अपनी जो है वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन मुसलमानों को नफ़रत में मुब्तला करना चाहते हैं, जिनके खुद के बच्चे तो लंदन में और अमेरिका में और बेहतरीन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो गरीब मुसलमान के बच्चों को अधिक शिक्षा के अधिकार से वंचित रखते हैं। यूं दिखा देते हैं कि जो गरीब मुसलमान है, जो मुसलमान जनता है, वो तो सिर्फ जो है वो हिंदू और मुस्लिम के लिए ही पैदा हुई है, हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड होने के लिए ही पैदा हुई है। कभी असदुद्दीन ओवैसी ये बता दें, मंच से खड़े होकर के इस्लाम और शरा की बात करने के लिए खड़े हो जाते हैं और इस्लाम और शरा की बात करके जो है मुसलमानों को वर्गलाने की कोशिश करते हैं, उनके मन में कट्टरवादी विचारधारा लाने की कोशिश करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों नहीं ये कहा कि मुसलमान मुख्य धारा से जुड़ करके देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश हित में आगे आए? इसलिए क्योंकि ना तो वो देश का ही भला चाहते हैं, ना वो मुसलमानों का ही भला चाहते हैं। यदि वो किसी चीज़ का भला चाहते हैं तो अपने परिवार का भला चाहते हैं। मुसलमानों को इस्तेमाल करके, मुसलमानों के कंधों पर चढ़ करके, मुसलमानों का वोट यूज़ करके, उनको नफ़रत, उनके मनों में नफ़रत फैला करके, उनको डिवाइड करके अपनी सत्ता, अपनी कुर्सियाँ, अपनी कुर्सी, अपने भाई की कुर्सी बचाना चाहते हैं। इसके लिए ये पूरे भारत में घूम घूम करके भारत के मुसलमानों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब भारत का मुसलमान जागरूक हो जाए, नहीं हो रहा है, और जो नहीं हुआ है मैं उनसे अपील करता हूं कि जागरूक हो जाओ, अपनी ताकत को, अपने हक को समझो। तुम्हें शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, तुम्हें विकास का अधिकार मिलना चाहिए, तुम्हें मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए, लेकिन तुम्हें जुड़ने नहीं दिया जाता। अगर मुख्य धारा से जुड़ना है तो नरेंद्र मोदी जी का साथ देना होगा। ये अकेले ओवैसी नहीं है, एआईएम पार्टी का पूरा इतिहास आप देखेंगे। जैसे उनके भाई जो हैं, उन्होंने कहा था 15 मिनट अगर हमें हैदराबाद में मिल जाए तो हम बता देंगे हम क्या कर सकते हैं। और वारिस पठान, हम 15 करोड़ हैं और आप 100 करोड़,
देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है। तो ये इतिहास पूरा एएम पार्टी का ऐसा ही है। और अभी एक उनके मेयर थे, पूर्व मेयर, वो यूपी में आके किस तरीके से प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ को विवादित बयान दे रहे थे कि मतलब उन पे केस भी दर्ज हो गया है। और वहीं बीजेपी के जो यहाँ के अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि ये अफगानिस्तान नहीं है जहाँ तालिबान का राज है, यहाँ योगी और मोदी जी का राज है। अगर बहुसंख्यक अपने पे आगे तो आपको पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा, ओबीसी के लिए कहा। देखिए, मैं इस बात पे कहना चाहता हूँ कि अगर भारतीय नागरिक, उत्तर प्रदेश के निवासी, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, अपने पर आ गए तो नफ़रत फैलाने वालों को निकाल करके बाहर फेंक दिया जाएगा। ये बात जो है बखूबी समझना चाहिए ऐसे तथाकथित सेक्युलर नेताओं को, जिनका एकलौता एक मकसद, एकमात्र एजेंडा ये रहता है कि नफ़रत पैदा करो और राज करो, नफ़रत दिलों में पैदा करो और राज करो। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी के भाई की आपने बात करी, उन्होंने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर हम तुमको बताएंगे। हम इतिहास में चलें और हम ये देखें कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये हैदराबादी निज़ाम के बीच में जब बातचीत हुई थी तो इसी तरह की एक धमकी निज़ाम ने भी दी थी, इसी तरह की एक धमकी निज़ाम ने भी दी थी। लेकिन परिणाम क्या हुआ? निज़ाम को झुकना पड़ा, भारत अखंड हो के रहा। तो असदुद्दीन ओवैसी इस बात को ध्यान रखें, असदुद्दीन ओवैसी इस बात को जो है अपने मन में, अपने दिल में बैठा लें और ये जान लें कि असदुद्दीन ओवैसी के कितने भी षड्यंत्र हो जाएं, कितनी भी तरीक़े, कितने भी एक्सपेरिमेंट, कितने भी यूं कहें कि षड्यंत्र करके देख लें, लेकिन नफ़रत की राजनीति जो है वो अब देश में पनपने वाली नहीं है। भारत का हर एक नागरिक बग़ैर धर्मों में, बग़ैर वर्गों में, बग़ैर जातियों में बटे सिर्फ़ और सिर्फ देश के विकास की, देश की तरक्की की, देश हित की बात करना चाहता है। तो आप भी जो है वो उनको उसी चीज़ के लिए प्रोत्साहित कीजिए। अब आप हिंदू मुस्लिम बहुत पुराना फैशन हो गया, हिंदू मुस्लिम डिवीज़न बहुत पुराना फैशन हो गया। बहुत सरकारें बना ली हिंदू और मुसलमान को डिवाइड करके, बहुत सरकारें बना ली आपने मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से डरा करके। लेकिन अब मुसलमान अपने हक़ की बात करता है, अपनी शिक्षा, अपने स्वास्थ्य, अपने सशक्तिकरण, अपनी इकॉनमी की बात करता है। मुसलमानों की मुसलमानों की इकॉनमी को तोड़ने का, उनकी कमर को, उनकी आर्थिक कमर को तोड़ने का काम ऐसी समाजवादी पार्टी, ओवैसी और ऐसी तथाकथित सेक्युलर पार्टियों ने किया है, जो कि ये नहीं चाहते थे कि कभी भी मुसलमान लोग जो है वो आर्थिक रूप से मजबूत हों या शिक्षा की फील्ड में मजबूत हों। क्योंकि अगर ये पढ़ लिख जाएगा, अगर ये मुसलमान जागरूक हो जाएगा, अगर मुसलमान जो है वो अपने जो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, हमारे कंधों पर जो है वो से उतर करके खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, तो फिर मुसलमान हमारे बहकावे में नहीं आएगा। यही कारण थे कि मुसलमानों को हमेशा उनके अधिकारों से वंचित रखा गया, मुख्यधारा से दूर रखा गया। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हमेशा ऐसे बयानात देते हैं ताकि ये इनका डिवाइड और नफरत वाली जो पॉलिसी है शायद वो काम कर जाए और उनको राजनीतिक लाभ मिल जाए, उनको राजनीतिक लाभ मिल जाए, मुसलमानों का कोई लाभ ना हो, मुसलमानों का कोई भला ना हो।